नेशनल इंडियन नेशनल क्या, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल नेवी, इंडियन नेशनल डिफेंस या एयरफोर्स, बताइए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय डैश को नया रूप दिया, किसको? कई बार होते हैं कि क्वेश्चंस तो कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस को हम ना ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जब हमें आते हैं ना, तो या तो हम कंफ्यूज होंगे, हम चीजें समझ नहीं पा रहे और उनको छोड़ देंगे। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या बोला गया? इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, INA जिसे बोलते हैं ना, इंडियन नेशनल आर्मी, INA करके बोला जाएगा। Who declared as his ultimate aim wiping off every tear from every eyes? किसके आंखों से, किसने ये बोला था कि हर आंख से हर आंसू पोंछना हमारा जो है ना, वो इस स्वतंत्र भारत का एक लक्ष्य होना चाहिए। हर आंख से हर आंसू पोंछना स्वतंत्र भारत का एक अंतिम लक्ष्य जो है वो होना चाहिए। बताइए किसकी बात कर रहे हैं? ये लेस देन 0.3 और 0.4 वाले आंसर मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हूँ, पहले ही समझ लीजिए। जो लोग आंसर ये 0.2 और 0.3 सेकंड में दे रहे हैं ना, सवाल ही नहीं उठता कि क्वेश्चन पढ़ा भी है, बस आंसर दिया है। हर आंख से हर आंसू पोंछना अंतिम लक्ष्य जो है वो घोषित किया जाता है। तो ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की स्टेटमेंट थी जब उन्होंने आज़ादी के लिए स्पीच दिया था पहली बार, मतलब ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की बात नहीं कर रहे, उसके बाद जब उन्होंने स्पीच दिया था स्वतंत्र भारत में, तो उन्होंने यही स्टेटमेंट जो है ना वो यहाँ पे दी थी कि हर आंख से हर आंसू जो है ना वो पोंछना है। गांधी जी स्टार्टेड दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन विच ईयर? बताइए। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा कब की गई थी? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, तो पहली जब स्पीच उन्होंने शुरू की थी तो 1 अगस्त लिख लूं मैं यहाँ पे, जुलाई जो है वो चल रही है और 1 अगस्त जो है ना, 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त जो है ना उसको शुरू किया था। 1 अगस्त 1920, 1922 से 19 से 20 से 1922 तक चला था यहाँ पे। और यहाँ पे जो हड़ताल जो है वो की गई थी, असहयोग किया गया था, अपने अपने जो प्रोफेशंस हैं उनको त्याग दिया गया था। जो वकील है उसने वकालत छोड़ दिया, जो स्कूल में मास्टर है उसने मास्टरी छोड़ दी, कोर्ट में जजों ने बैठना छोड़ दिया, सरकारी दफ्तरों का बहिष्कार कर दिया। 1920 गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, 1 अगस्त 1920। द नंबर ऑफ बायो जियोग्राफिकल जोन्स इन इंडिया, भारत के अंदर बायो जियोग्राफिकल जोन्स कितने हैं? कल अपन ने कुछ डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन था कि भारत को हम फिजियो जोग्राफिकल जोन के हिसाब से कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? तब आंसर आपने दिया था 10, है ना, सॉरी, तब आंसर आपने दिया था 6, वो था जियोग्राफिकल जोन। बायो जियोग्राफिकल मतलब जहां जहां जिन जिन एरिया में हमारे पास हॉटस्पॉट्स लोकेटेड है। हॉटस्पॉट्स का मतलब होता है ऐसे एरिया जो कि जिनका फ्लोरा और फौना जो है ना वो बहुत 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 ज्यादा एडवांस है या यूनिक फ्लोरा फौना है। तो याद रखिए बायो जियोग्राफिकल जोन्स भारत के अंदर कितने हैं टोटल मिला के? 10 करके याद रखिए। इसमें हम ऐसे लेते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां ये हमारी बायो हॉटस्पॉट जोन में आती हैं, वेस्टर्न घाट हो गए, ईस्टर्न घाट्स हो गए, फिर छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, मध्य प्रदेश का पूरा रीजन हो गया, गंगा वाला, हिमालय का पूरा जोन, ऐसा करके। तो ऐसे करके हमारे पास बायो जियोग्राफिकल जहाँ पे प्लांट्स की संख्या या एनिमल्स की संख्या बहुत ज्यादा है उनको हम बोलते हैं 10। और भारत को कितने ज्योग्राफिकल सेक्शन में डिवाइड किया जाता है? तब आंसर आप लिखेंगे कितना? 6 करके लिखेंगे, ठीक है, 6। इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ अराउंड रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस? बताइए, पहले आप बताइए फिर मैं बताऊंगी कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। एट अ वन गो। पृथ्वी अपनी धुरी पे किस दिशा में घूमती है? सूरज के आसपास घूम रही है, एक तो पृथ्वी है ना, सूरज के आसपास घूम रही है ऐसा करके, और अपनी धुरी पे भी घूमती है। तो अपनी धुरी पे कैसे घूमती है? ऐसे करके। अब देखो 22% लोगों को ना, 22%, वैसे सोलर सिस्टम पढ़ाओ तो नहीं जी हमें सोलर सिस्टम पूरा बढ़िया से आता है, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फैल जाएंगे बिल्कुल। ये क्या है? ईस्ट टू वेस्ट, हम वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, हमारी मतलब पृथ्वी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। और ये इसको कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। नहीं लर्न होता है तो एंटी क्लॉकवाइज लर्न कर लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टे दिशा में जो है ना पृथ्वी घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व घूमती है। इसीलिए तो जापान में पहले सूरज निकलता है ना, सबसे पहले सूरज जापान में निकलता है, क्योंकि जापान बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे जो है ना वो लोकेटेड है, इसीलिए जापान में सबसे पहले सूरज आता है वेस्ट टू ईस्ट। विच स्टेट इन इंडिया रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल? पूरे भारत में सबसे ज्यादा बारिश कौन से राज्य में होती है?
पूरे भारत में सबसे ज्यादा बारिश कौन से राज्य में होती है? केरल में नहीं होती? केरल में नहीं होता है क्या? अच्छा देखिए, वेटेस्ट प्लेस इंडिया का जो है ना वो कौन सा है? इंडिया का वेटेस्ट प्लेस कौन सा है यहाँ पे? अच्छा मैंने बोला केरल इसलिए किया क्या केरल? आंसर मेघालय है यहाँ पे, मेघालय। वेटेस्ट प्लेस जो है वो क्या बोला जाता है? मेघालय बोला जाता है। 11,873 शायद 876 या 873 मिलीमीटर की जो बारिश होती है ना, जिसको हम बोलते हैं 446 इंच की बारिश जो है वो मेघालय में होती है पर एनम, जो कई राज्यों का बिल्कुल ट्रिपल टाइम्स भी है। ठीक है, मेघालय करके याद रखिए। ये पूरा चेरापूंजी और ये सारे एरिया नॉर्थ ईस्टर्न में हमारे सारे एरिया आते हैं ना, मैसनमार करके बोलते हैं। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल की अगर घोषणा कर दी गई है तो संसद द्वारा अनुमोदन के बिना संचालन की अवधि क्या है? यानी कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑपरेशन विदाउट अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। तो अगर डिक्लेरेशन कर दिया है कि भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लागू यहाँ पे की जाएगी, तो कितना अप्रूवल के बिना कितने दिन तक पार्लियामेंट जो है वो काम, मतलब कितने दिन तक जो वित्तीय जो होगी ना, वित्तीय आपातकाल जो है वो घोषित रहेगा? बताइए, मतलब कितने दिन तक लागू हो जाना चाहिए? कहने का मतलब ये है कितने दिन तक लागू हो जाना चाहिए? 3 महीने। वित्तीय आपातकाल एक बार अगर इनिशिएट हो गया तो 2 महीने के अंदर, यानी कि 2 मंथ्स के अंदर अंदर ये डिक्लेयर हो जाना चाहिए, या इसके ऊपर जो है ना रिजल्ट हो जाना चाहिए। 2 महीना करके लिखिए। जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो 1 महीना लिखते हैं, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी होती है तो 1 महीना लिखते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो 2 महीना लिखते हैं। स्टेट इमरजेंसी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। 1 महीने में करिए, 2 महीने में करिए, 3 महीने में करिए, क्योंकि कभी कभार तो सिचुएशन ही ठीक हो जाती है पार्लियामेंट के पास करने से पहले, राइट। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आपको